अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम पढ़ रहे थे ओपियोइड्स में प्रीवियसली हमने से सेंट्रल इफ़ेक्ट्स पढ़ लिए थे, पेरिफेरल पढ़ रहे थे। तो इसमें हम यहाँ पे थे, ठीक है। इस जो पेरिफेरल इफ़ेक्ट्स में एक इफ़ेक्ट हमने पढ़ा था, सीवीएस के ऊपर इफ़ेक्ट थे इसके। उसके बाद इसका वेज़ोडाइलेशन इफ़ेक्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिटेन रहना शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद पेरिफेरल वास्कुलर डायलेटेशन हो जाती है और सेरेब्रल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। इसके सारे इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद जीआईटी के अंदर क्या होता है कि टोन इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। टोन इंक्रीज़ होती है तो उसके वजह से क्या होता है कि मोटिलिटी कम हो जाती है और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वो कम हो जाती है। स्टमक की टोन ज़्यादा हो जाती है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी जो है ना वो टोन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोपल्सिव और नॉन प्रोपल्सिव मूवमेंट्स जो होती हैं ना, जैसे आपकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो कम हो जाती हैं। फूड जो होती है वो पुश नहीं हो पाती और ज़्यादा देर तक रिटेन रहती है इन द स्टमक और इंटेस्टाइन में। उनमें से वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ड फेसेस डेवलप होते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कॉन्स्टिपेशन, और इधर से मियोसिस, ठीक है। ये दोनों एक साथ जब किसी सिनेरियो में आएंगे, किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के अंदर या टॉक्सिसिटी के अंदर, तो आपने फॉरेंसिक ओपियोइड्स को जहन में रखना है। उसके बाद बाइलरी, इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये बाइलरी स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है ना जो, तो उसको ये जो है ना कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उसकी स्फीयर कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो होता है बैक जाता है टू द लिवर और पेंक्रियाज को, ठीक है। और उसका जो है बाइलरी फ्लूइड, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। लाइपेज, अमाइलेज वगैरह जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका रीनल फंक्शन पे इफेक्ट होता है। रीनल फंक्शन को ये डिप्रेस कर देता है, ठीक है। रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है और यूरिन प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एंटी डायूरेटिक इफेक्ट होता है, जिसमें सोडियम रिटेंशन बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद बच्चों कुछ इसके ये यूट्रस पे इफेक्ट होते हैं कि ये लेबर को प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है। हार्मोनल इफेक्ट में आपने क्या करना है, ये लैब्स याद रखना है, ठीक है। इसने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम कर देना है, ठीक है। बाकी एडीएच, प्रोलैक्टिन और सोमेटोट्रोफिन, इन तीनों को ज़्यादा कर देना है, ठीक है। ये लैब्स से आपने याद रखना है। लैब्स में एल जो है वो कम कर देगा और एपीएस को ज़्यादा कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी और ग्लैक्टोरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रूराइटिस भी करवा सकता है, इचिंग, खारिश, ठीक है। वो फ्लशिंग जो है वो स्किन की हो सकती है, ठीक है। स्किन रेड हो सकती है क्योंकि वेसल्स की डायलिटेशन करा रहा है ना, पेरिफेरल वेस्कुलर डायलिटेशन ब्लड वेसल्स की, तो उसकी वजह से फ्लशिंग हो सकती है। उसके अलावा इचिंग, स्वेटिंग, इस तरह के उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये इफ़ेक्ट्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसकी यहाँ पे जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स का कुछ टेबल है, तो किसी ने अगर करना है तो ये बहुत अच्छी जो है वो प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आप जो है वो ड्रग्स देख सकते हैं सारी, और इनके रिसेप्टर की एक्शन देख सकते हैं। बच्चों, रट्टे वाली चीज़ें में बताने का फ़ायदा नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप किसी भी तरह जो याद करना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। रिसेप्टर की टाइप बताई हुई है, कौन से आपके ओपियोइड एगोनिस्ट का किस रिसेप्टर पे सबसे ज़्यादा एक्शन है वो बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे उसकी फार्माकोकाइनेटिक बताई हुई है उसकी, तो ये हर किसी की करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्पेसिफिक के कर लें आप, ठीक है। ये मॉर्फिन की कर लें, ठीक है। और ये इसकी जो है ना यहाँ पे ये देखो मोस्ट पोटेंट कौन सा है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, हीरोइन जो है मोस्ट पोटेंट है, ठीक है। और इनके एडवर्स इफेक्ट मोस्टली सबके मिलते जुलते हैं, वो जस्ट वो बंदा रीड कर ले, ठीक है। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि किसी को चाहिए तो मुझसे पूछ सकता है, मैं दे सकती हूँ ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो उसके अलावा हैं, ये वाली याद करने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो ये है कि टॉलरेंस जब डेवलप होती है टू सम ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ ओपियोइड, तो उस केस में क्या होता है, जब किसी भी इफ़ेक्ट के ख़िलाफ़ टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। टॉलरेंस होता है कि आप ओपियोइड कंटिन्यूसली ले रहे हो, तो जिस मकसद के लिए दे रहे हो ना, तो वो उसका ओपियोइड का इफ़ेक्ट एक्शन होना कम होना शुरू हो गया है, ठीक है। आपको डोज बढ़ानी पड़ रही है, उसका एक्शन कम होता जा रहा है, तो वो होती है टॉलरेंस। अच्छा, इसमें 3 तरह की टॉलरेंस हो सकती है। एक होती है मिनिमल टॉलरेंस, उसके बाद जो है ना उस टॉलरेंस की वजह से जो है ना
जो है वो इफ़ेक्ट्स किन किन इफ़ेक्ट्स के ऊपर कौन कौन से इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ टॉलरेंस डेवलप टू सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ओपियोइड, मिनिमल, मॉडरेट और हाई डिग्री टॉलरेंस। अच्छा, मिनिमल में क्या होगा कि म्योसिस, कॉन्स्टिपेशन, कन्वर्जन, एंटागोनिस्टिक एक्शन, ठीक है, ये सारा कुछ होगा मिनिमल टॉलरेंस में, ठीक है। उसके बाद मॉडरेट डिग्री टॉलरेंस में क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। उसके बाद हाई डिग्री टॉलरेंस के अंदर एनाल्जेसिया, यूफोरिया, इन सब का लॉस होगा, आई थिंक सो। मेंटल क्लाउडिंग, सीडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, एंटीडायूरेसिस, वॉमिटिंग, नोजिया, कफ सप्रेशन, ठीक है, ये हाई डिग्री टॉलरेंस का बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एडवर्स रिएक्शन ऑफ ओपियोइड विद एक्यूट यूज़ और क्रॉनिक यूज़ दोनों का बताया हुआ है, ठीक है। एक्यूट अगर आप यूज़ करते हैं क्रॉनिक ओपियोइड्स का तो उसकी वजह से क्या एडवर्स इफेक्ट्स आ सकते हैं, उसके अंदर आपके पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सीडेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। अगर आपने बच्चों इफेक्ट्स कर लिए ना तो ये आप खुद से ही लिख सकते हैं। नोजिया वॉमिटिंग भी आपको मैंने बताया है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी बताया है। उसके बाद एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट होता है, ठीक है, हाइपोटेंशन हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, इचिंग भी मैंने आपको बताया, और उसके बाद प्लूराइटिस भी मैंने बताया, अर्टिकेरिया, मायोक्लोनस, यूरिनरी डिटेंशन, ये सारे मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स अगर क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, हाइपोगोनेडिज्म, हाइपरएल्जीसिया, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। इम्यूनोसप्रेशन, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एडिक्शन हो सकती है, डिपेंडेंस हो सकती है, मॉर्फिन पॉइजनिंग हो सकती है जिसमें आपके पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, पिन पॉइंट पीपल हो सकते हैं और कोमा हो सकता है। उसके बाद ड्रग इंट्रैक्शन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ड्रग इंट्रैक्शन, इसमें आपके पास 3 ड्रग इंट्रैक्शन आपको बताना चाहिए। ओपियोइड्स के साथ अगर आप सिडेटिव और हिप्नोटिक्स देना शुरू कर दोगे तो क्या इफेक्ट आ सकता है। ऑब्वियसली वो खुद भी सिडेशन करा रहे हैं, आप और भी सिडेटिव हिप्नोटिक्स दे रहे हो साथ, तो क्या होगा, सीनस डिप्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। ड्यूअल इफेक्ट हो गया ना। उसके बाद एंटीसाइकोटिक्स, बच्चों एंटीसाइकोटिक्स को बहुत सारी ड्रग्स के साथ कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, इसलिए बंदे से ज़रूर पूछ लेना उसको कोई साइकिक हिस्ट्री तो नहीं है, वो एंटीसाइकोटिक्स तो नहीं ले रहा, ठीक है। वो ट्रैंकुलाइजर्स वगैरह एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो ले रहा होता है उस केस में क्या होता है कि इंक्रीज सीडेशन होनी शुरू हो जाती है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद माओ इनहिबिटर्स के साथ भी नहीं देना इनको, ठीक है। उसकी जो है ना रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ऑल ओपियोइड एनाल्जेसिक, क्योंकि इसका जो है ना इसके अंदर हाई इंसिडेंस होता है, हाइपर पैरेक्सिक कोमा का रिस्क होता है अगर इसको इसके साथ दिया तो, या हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ये रिपोर्ट क्या क्या है, ठीक है। ये इंटरेक्शंस ये जो है ना ये दोनों एडवर्स इफेक्ट्स ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये इतना ख़ास नहीं पूछे जाता जो है ना। देन इसके वो मैंने आपको बताया कि जो कुछ पार्शियल एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट में आता है नेलोक्सोन और नेलट्रेक्सोन और नेलॉर्फिन, ये दोनों तो आपके जो है ना ये नेलोक्सोन और नेलट्रेक्सोन ये दोनों तो आपके प्योर एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है। इनका सोर्स क्या होता है, ये मॉर्फिन से बने होते हैं, एनाल्काइल डेरिवेटिव होते हैं और ये ब्लॉक करते हैं, ठीक है। कि ये म्यू को ज़्यादा ब्लॉकेट करते हैं, दूसरों पे कम होती है लेकिन ब्लॉकेट सब पे होती है, इसको हम प्योर एंटागोनिस्ट कहते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और आईवी फॉर्म में देते हैं, और इसके क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स यूजेस क्या होते हैं, ये एंटीडोट के तौर पे यूज़ होते हैं। अगर ओपियोइड पॉइजनिंग हो गई है ना तो एंटीडोट के तौर पे हमने देने हैं, ठीक है। उसके बाद मॉर्फिन पॉइजनिंग को डायग्नोज करने के लिए और एडिक्ट मदर प्रायर टू डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद डायग्नोज एडिक्शन को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें विड्रॉल सिम्टम्स जो है ना वो अपीयर होने शुरू हो जाएंगे कि जो ओपियोइड का मतलब आदी हो चुका होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि एक जो है वो आपका पार्शियल एंटागोनिस्ट है नेलॉर्फिन, ये भी मॉर्फिन का ही डेरिवेटिव है लेकिन ये एंटागोनिस्ट है म्यू पे, बाकी जो है वीक एगोनिस्ट है ऑन कैपा रिसेप्टर पे, ठीक है। वीक एगोनिस्ट हम इसको कह देते हैं, ये जो है ना इन द प्रेजेंस ऑफ मॉर्फिन एज एन एंटागोनिस्ट काम करेगा क्योंकि पार्शियल है ना इसलिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इसका एक्शन जो होता है वो मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और फीटल एस्फिक्सिया इस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच।